हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रमोद यादव आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। आज का सेशन होगा संवैधानिक शब्दों के विकास पर। ये संवैधानिक शब्द जो हैं ये भारतीय संविधान के हैं, जिसे हम थोड़ा डिफाइन कर समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान को आसानी से समझ सके। ये भारतीय संविधान के निर्माण में ये भाग लेते हैं। ये कौन से शब्द हैं, आइए देखते हैं। यह है सरकार, संविधान, राज्य व्यवस्था, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। ये भारतीय संविधान के शब्द हैं। इन शब्दों से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इसे हम डिफाइन कर समझ लेंगे, एक्सप्लेन करके, जिससे कि भारतीय संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। इसे गवर्नमेंट कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे पॉलिटी कहते हैं, इसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये भारतीय संविधान के संवैधानिक शब्द हैं। आज हम देखेंगे सरकार पर। पिछली क्लास में सरकार पर चर्चा हो चुकी है, उसमें से कुछ छूटा हुआ भाग है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, यह सरकार किस प्रकार से अपने राज्यों अथवा देशों में कार्य करती है। हमने पिछले क्लास में कहा था राज्य व्यवस्था ही सरकार है, क्योंकि राज्य जो है अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार के माध्यम से जनता के बीच में कार्य करती है। और यह सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं, जिससे यह सरकार अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाती है जनता के बीच में, किसी देश किसी राज्य के बीच में। जहाँ जिस देश में जिस राज्य में ये सरकार कार्य करती है, 3 स्तंभों के रूप में ये 3 स्तंभ है। विधायिका जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका जिसे जुडिशरी कहते हैं। ये 3 स्तंभ, 3 अंग जिस देश जिस राज्य में कार्य करते हैं, वहाँ संघीय शासन प्रणाली का जन्म होता है, जिसे संघात्मक शासन प्रणाली या संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। संघीय शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है, यह भी क्या है संघीय शासन प्रणाली, ये भारतीय संविधान का संवैधानिक शब्द ही है। इससे आशय यह है जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो जाए, जहाँ डिवीज़न ऑफ पावर हो, जहाँ केंद्र को भी कुछ शक्तियाँ मिले, जहाँ राज्य को भी शक्तियाँ मिले, जिससे अपने नियम और कानून को बना सके किसी देश किसी राज्य में। हमने कहा संघीय शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ डिवीज़न ऑफ पावर हो, जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो केंद्र और राज्य में, राज्य अर्थात प्रांतों में, कि उस शक्तियों के माध्यम से वह राज्य व केंद्र अपने यहाँ नियम को बना सके, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जहाँ संघीय शासन व्यवस्था कार्य करती है, जिसके द्वारा वह सरकार है, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं। वह है व्यवस्थापिका, जैसा कि हमने अभी पहले ही आपको बताया। व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। तीसरा है कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी कहते हैं। व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, अर्थात कानून का निर्माण करना।
कार्यपालिका का कार्य होता है जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उसे कार्यपालिका क्या करती है, उसे लागू करवाती है किसी देश या किसी राज्य में अपनी मंत्रिपरिषद के द्वारा। न्यायपालिका जो है, यदि इस कानून के द्वारा जो व्यवस्थापिका ने जिस जनता के लिए कानून बनाया था, उस कानून को लेकर किसी जनता के बीच में किसी चीज़ को लेकर व्यवधान की स्थिति पैदा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिस देश जिस राज्य के लिए ये व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका कानून बनाई थी, वहाँ की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, तो वहाँ पे न्याय व्यवस्था का कार्य क्या करेगी? ये न्यायपालिका करेगी, न्याय दिलाने का, क्योंकि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है। इसलिए वहाँ की जनता जो है आर्टिकल 126 के द्वारा वह हाई कोर्ट जा सकती है, आर्टिकल 32 के द्वारा वह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सर्वोच्च पे बैठी सर्वोच्च न्यायालय है अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट पे बैठी हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय है, और इसी व्यवधान की स्थिति को दूर करने का कार्य न्यायपालिका करती है कानून के विषय में। अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका जो है कितने स्तर पर कानून बनाने का कार्य करती है। अगर यदि व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कितने स्तर पर ये कानून बनती है, आइए देखते हैं। व्यवस्थापिका संघ स्तर पर, जिसे केंद्र कहते हैं, कानून बनाती है। दूसरा राज्य, जिसे हम प्रांत कहते हैं, ये प्रांत ये उत्तर प्रदेश राजस्थान जैसे हैं। स्थानीय स्तर स्थानीय स्तर से यह आशय है कि स्थानीय स्तर पर दो प्रकार से कानून बनाए जाते हैं। ये दो चीज़ें बनाती है। ग्राम सभा जो गाँव के द्वारा चुनी जाती है, नगर निगम जो नगर पालिका अर्थात शहरों के द्वारा चुनी जाती है, ये दोनों मिलकर कानून बनाने का कार्य करती हैं स्थानीय स्तर पर। अब देखते हैं संघ। कहा गया भारतीय संविधान में कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। वह दो सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा। संघ के लिए एक संसद होगी और यह राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। एक होगा लोकसभा और दूसरी होगी राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और तीसरी बात ये, जो संसद आप देख रहे हैं, इस संसद का जिक्र किस प्रकार भारतीय संविधान में आया, उस संसद की थोड़ी सी जर्नी देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य जब अपने भारत पर हुकूमत कर रही होती है केंद्र में, तो वहाँ से शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और एक कानून बनाया जाता है जिसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहते हैं। ये द्विसदनीय व्यवस्थापिका 1919 में एक अधिनियम लाया गया जिसे प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, राज्यों में, स्टेटों में जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लागू किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसे निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से जाना जाता था। निम्न सदन उच्च सदन के नाम से जाना जाता था जब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया। निम्न सदन से आशय यह है लोकसभा से
और उच्च सदन से आशय है राज्य से। ये दोनों व्यवस्थाएं प्रांतों में लागू की गई थी, लेकिन जब भारत में 1935 में अधिनियम लाया गया तो उस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से हटाकर ये दोनों व्यवस्थाएं, जिसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ये प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो द्विसदनात्मक व्यवस्था को केंद्र में लागू किया गया था, उसे भारतीय संविधान के अनुसार इसी दो सदनों को एक नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया संसद। और ये संसद कहा गया कि ये संसद जो है इसके 3 अंग होंगे। वह 3 अंग जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होगी। ये संसद नाम दिया गया और ये संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग होंगे। वह 3 अंग कौन है? पहला है प्रेसिडेंट, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं हम, जिसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होंगी। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसमें निहित होंगी। क्योंकि कार्यपालिका से आशय यह है जिस व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं उसे लागू कर रही है, तो जो कानून बन रहे हैं वो राष्ट्रपति के नाम से बन रहे हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उसमें निहित होंगी, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। लोगों का घर। लोकसभा का गठन इस प्रकार किया जाएगा, जो जनता के द्वारा जो सांसद चुनकर आएंगे वो सांसदों के द्वारा इस लोकसभा का गठन किया जाएगा। और ये लोकसभा के जो सदस्य होंगे सांसद के रूप में, वह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 81 में की गई है। तीसरा होगा राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कहा गया जो संसद का जो तीसरा अंग होगा राज्यसभा, जिसे हम उस सदन कहते हैं जो इसमें सदस्य होंगे और राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और राज्यों के जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो जनसंख्या के आधार पर करेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? राज्यसभा कहेंगे। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं। इसे द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन भी कहते हैं, और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अस्थाई सदन है। इसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह उच्च सदन है। इसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अर्थात हम यह देख सकते हैं लोकसभा को कितने नामों से जाना जाता है? प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। वहीं संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेके 123 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 79 में कहा ही गया था संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और
दो सदनों से मिलकर बनेगी। अब हम देखते हैं राज्यसभा अर्थात प्रांत को। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा, और ये दो सदनों से मिलकर भी बन सकता है। जहाँ जहाँ एक सदन जिस राज्य में है, एक सदन से भी मिलकर बन सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। दो सदनों से मिलकर बनेगा। वह दो सदन हैं विधानसभा और विधान परिषद। ये दो सदन भी हो सकते हैं और एक सदन भी हो सकता है। वो एक सदन जो है अनिवार्यतः विधानसभा। विधान परिषद का गठन इसलिए कहा गया मूल संविधान में कि जिस राज्यों में जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर विधानसभा के द्वारा, यदि विधानसभा चाहेगी कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो वहाँ से कानून पास कर संसद को ये सूचित किया जाएगा और संसद वहाँ पर विधान परिषद का गठन कर देगी, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। क्योंकि कानून बनाने के लिए विधान परिषद एक सहायक के रूप में विधानसभा का सहयोग करती है, इसलिए विधान परिषद का गठन करने की बात कही गई। और विधानसभा जो जनता के द्वारा चुनकर आती है, जिसके द्वारा विधानसभा का निर्माण किया जाता है, यह तो सभी राज्यों में अनिवार्यता रहेगी। इसके द्वारा और राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा है, कर्नाटका में ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर विधान परिषद की बात कही गई कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ अगर यदि विधानमंडल वहाँ की चाहती है कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो वहाँ से वो संसद को सूचित करेगी और संसद के द्वारा वहाँ विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। एक्चुअली तो हमारे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। वह 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर विधान परिषद की मांग हुई है और विधान परिषद की मांग अभी संसद में है। देखिए अब कब तक वो लागू हो जाते। जब लागू हो जाएगी तो हमारे भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद की वाले जो राज्य हैं वो 7 हो जाएंगे। विधानमंडल का निर्माण किस तरह से होता है? कहा गया प्रत्येक विधानमंडल में एक राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी जो जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों से बनेगी, एक विधान परिषद होगी। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वह 5 चरणों में चुनकर आएंगे। राज्यपाल का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 में किया गया। विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 171 में किया गया और विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के मिलने से विधानमंडल का निर्माण होता है। हमने ये देखा, ये राज्यपाल जो है ये एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यह उल्लेख आर्टिकल 53(1) में कहा गया है। अब हम देखते हैं स्थानीय स्तर पर कैसे कानून बनाया जाता है। हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर 2 तरीके से कानून बनाया जाता है। वह है ग्राम सभा। गाँव में ग्राम सभा के द्वारा नगर अथवा शहर में नगर पालिका के द्वारा। ये हमारे भारतीय संविधान में भाग 9A में इसका उल्लेख किया गया है स्थानीय स्तर का। जो ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल
243A से 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। 243P से 243Z तक नगरपालिका का उल्लेख किया गया। हमारे भारतीय संविधान में 243A से लेके 243O तक ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। हमारे नगरपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान में 243P से 243Z तक किया गया है। गांव में ग्राम सभा क्या करेगी? कानून बनाने का कार्य करेगी। ग्राम सभा का निर्माण किस तरह से होगा? जो गांव में जो जनता निवास कर रही होगी, गांव में जो जनता निवास कर रही होगी, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जिसका नाम मतदाता सूची में होगा, उसके द्वारा ग्राम सभा का निर्माण होगा। ग्राम प्रधान के निर्वाचन में और वार्ड मेंबर के निर्वाचन में, क्योंकि ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। जो वार्ड मेंबर हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो उसके द्वारा एक ग्राम सभा का निर्माण होगा। जो गांव में जनता निवास कर रहे हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष है और जिसका नाम मतदाता सूची में हो। उसी प्रकार नगरपालिका का भी निर्माण, नगरपालिका के नगर निगम का भी निर्माण होगा। जो नगर निगम में जो जनता निवास कर रही है, जिसका आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा, उसके द्वारा ही नगर निगम अर्थात शहरों का निर्माण किया जाएगा और वही वहाँ के नगर निगम के चुनाव में भाग लेगा। क्योंकि वहाँ के जो नगर निगम के चुनाव में मेयर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, पार्षद या सभासद, मेयर बड़ा होता है, पार्षद या सभासद छोटे होते हैं। ये दोनों जो हैं जनता के वोट से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये दो ग्राम सभा और नगर पालिका जो है स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का कार्य करेगी। ये जो स्थानीय स्तर की अवधारणा जो आई थी, इसकी व्याख्या गांधी जी की विचारधारा थी। ग्राम स्वराज्य की स्थापना करने के लिए इसके उन्हीं की विचारधारा के अनुरूप ये स्थानीय स्तर का निर्माण किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम ग्रामोद्धार समिति। और उसी ग्रामोद्धार समिति के अनुशंसा पे ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है और उनके द्वारा एक बात कही जाती है कि जो एक ग्राम पंचायत का गठन है वो एक शंकु के आधार पर होगा, अर्थात त्रिस्तरीय होगा। जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाएगा और गांव के स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। यह बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में जो ग्रामोद्धार समिति का गठन किया जाता है, उसका ये अनुरूप था, विचार था कि जिला स्तर पर जिला परिषद का और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र परिषद का और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाए, अर्थात त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत गठन की बात बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय के द्वारा दी गई थी। इसकी उल्लेखना 1992 में आती है। भारत में 72वां और 73वां संविधान संशोधन होता है और 72वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का गठन किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे अपने कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। हम अगले सेशन में कार्यपालिका को देखेंगे और न्यायपालिका को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।